बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान। इसमें सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्तें। हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने, संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने, इनकी क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद को रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी होता है। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से ये संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिनकी अनुमानित संख्या करीब 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ घटाव इनके करने की क्षमता भी नहीं है, ये पाया गया था। सेकंड पार्ट में है सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल है। ये सारे नई शिक्षा पद्धति के, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संकल्पना के अनुसार है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंक गणित को हासिल करने पर इनका जब हो जाएगा, तभी हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD इनके द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति की बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब और क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा, विशेष रूप से वंचित क्षेत्र और उन क्षेत्र में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात, इनका जो अनुपात का दर है ज़्यादा हो, जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहाँ स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात PTR जिसे कहते हैं 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र के स्कूलों, इनके जो स्कूल होंगे, स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात PTR 25:1 से कम हो। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक को सतत व्यावसायिक विकास CPD के साथ संबलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतः पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंक गणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर में विभिन्न मौके पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा।
मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिज़ाइन किया जाएगा। वर्तमान समय में ECE की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों के बाद अपने सहपाठियों से बिछड़ जाते हैं। इसलिए NCERT और SCERT के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें गतिविधियां और वर्कबुक होगी, जिसमें अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का इनका भी योगदान लिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार रहे। जैसे स्कूल एक अच्छी जगह है, जैसे अक्सर बच्चों को डर लगता है कि स्कूल जाना पड़ेगा, ये डर निकालने के लिए कि स्कूल में उनको रुचि हो जाए, जो वो करना चाहते हैं। जैसे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, घर पे वो किसी जगह खेलेंगे, खेल कूद करना चाहेंगे, वही चीज़ उनको स्कूल में मिले, ताकि स्कूल उनके लिए एक रोचक तथ्य बन जाए, मतलब रोचक जगह बन जाए। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा, याद रखना, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भाषाई बाधाओं को दूर करने का उपाय भी शामिल हो गए। बट ये सारे आपका नई शिक्षा पद्धति के जो फीचर्स है, ये सारे हैं। क्या लक्ष्य है, कैसे सुधार किया जाएगा, इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से जानने हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से कुछ भी डेटा मिला के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। वर्तमान में 7वां पॉइंट, वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट भी है, यह एक बड़ा संकट है सभी के लिए। साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं तो यह काफ़ी प्रभावी होता है। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यून, ये देखो एकदम नई चीज़ है, पहले इसमें था नहीं। आप जब एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप भी देखोगे, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कभी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो आपके साथी से आप बड़ा अच्छे समझ लेते हो, अपने फ्रेंड से या अपने सहपाठियों से। इन सब पे बहुत शोध किया गया और देखा गया ये बहुत अच्छे तरीके होते हैं सीखने के या सिखाने के। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ही आगे और भी कई चीज़ों को सामने लाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा समझता है कि वो अच्छे सिखा सकता है, उसके लिए भी सरकार काफ़ी कुछ ला रही है। आप आगे जब पूरा जान जाओगे, या बहुत हेल्प करेगा आपको। इस प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षकों की देख रेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर सभी छात्रों के लिए, इसे कहते हैं पीयर ट्यूनिंग, एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बन गया ना, के लिए पीयर ट्यूनिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा, ताकि कोई भी इसमें भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा, क्योंकि जितने छात्र रहेंगे वो अगर एक एक छात्र को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो कितने जल्दी एजुकेशन आपका स्प्रेड होगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा।
ये देखो कितनी नई चीज़ है, सबके पहले के जगह पे ये सारी चीज़ें पहले के जितना आपका कमीशन हुए थे ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। अब देखो इससे इससे खर्चे भी बचेंगे, और जिन लोगों को ऐसे हमें जो टैलेंट को समझने में भी आसानी होगा कि किसके पास ऐसा टैलेंट है, इससे एजुकेशन के वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसको ध्यान में रखा गया है, और इस तरह से आप लोगों को भी, जो लोग अच्छे टीचिंग कर सकते हैं उनको भी अच्छे मौका मिलेंगे। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो होती है कि आप अपने सहपाठियों को सिखाते हो या सीखते हो, इसे कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग। अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसको मैथ द कॉलम में या कैसे भी आ सकता है, जिसे कहते हैं लोग पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं इसको। 8वां पॉइंट है, सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद आवश्यकता के अनुसार तकनीकी मदद से भी करवाए जाएंगे। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। ये सारे नई शिक्षा पद्धति के हिस्सा है। गाँव में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा, जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहित उन पर ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटे में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। सुबह का अगर पौष्टिक नाश्ता आपने कर लिया तो उसके बाद अगर आप अध्ययन करते हो तो जो आपका पहले हार्ड लगता था वो इजी बन जाती है। टाइमिंग का बहुत असर पड़ता है। हमारे शास्त्रीय संगीत में भी टाइमिंग का बहुत ध्यान में रखा गया ना। पढ़ाई का जो टाइमिंग होती है, खाने का, पढ़ाई का, उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रोल रहता है। इसलिए आप जब नेचुरोपैथी इत्यादि का अध्ययन करते हो तो नेचुरोपैथी में आपको खाने को ही बहुत अच्छे से समझाया गया कि कैसा खाना खाने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी के अंदर, और उस खाली खाने को चेंज करके आप अपने प्रोडक्टिविटी, आप अपने एजुकेशन को कम समय में ज़्यादा सीखना, ज़्यादा प्रैक्टिस करना, सब कुछ कर सकते हो। इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चे को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। और यहाँ देखो क्या बोला गया है, पौष्टिक नाश्ता और भोजन, न कि फास्ट फूड या कोई नूडल्स, ठीक है, या नहीं कोई दूसरा कुछ, जैसे कि बहुत से फास्ट फूड होते हैं जो नाम तो मुझे भी ठीक से याद नहीं आता, बर्गर है और जो भी चीज़ें हैं, वो सबसे नहीं, वो सबसे और ख़राब होती है। भारतीय खाना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, उसको फॉलो करो।
और इस खाने को खाने के बाद, पौष्टिक नाश्ता करने के बाद, उसके बाद पढ़ाई लेके बैठो, देखो कितने अच्छे से नेट निकल जाती है। इन सबको फॉलो करने होते हैं। सर नींद आ जाएगी। नींद तब आती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो। आप उतना खाओ ना जितने ज़रूरत है। हमने ये बोला सुबह का नाश्ता, ये नहीं कि भरपेट भोजन नहीं बोला है। नींद तब आती है जिस समय आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, उसको डाइजेशन करने के लिए ब्लड का जो फ्लो होती है वो पेट की तरफ हो जाती है, तब आपका ब्रेन की तरफ ज़्यादा नहीं जाती, मतलब पेट की तरफ जाती है, इसलिए नींद आती है। लेकिन आप वो खाना खाओ जो नाश्ते में लिया जाता है। ऐसे बहुत से खाना है जिससे आपको उतना भारीपन नहीं होता, लेकिन पौष्टिक हल्का खाना होता है, पौष्टिक होता है। और उससे आपको, जैसे आपने स्प्राउट ले लिया, तो स्प्राउट लेने के बाद कहाँ नींद आती है भाई? कहीं नहीं नींद आती है। फिर आपने मान लो 10-11 बजे आप मौसमी का जूस ले लो, कहाँ नींद आएगी? इतना शरीर में इतना ताजगी आ जाएगा, विटामिन सी इतना ज़्यादा मात्रा में शरीर में भर जाएगा, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। इन सब करके देखो, उतनी ही समय में कितनी ज़्यादा मात्रा में पढ़ाई देखो अच्छी हो जाती है। यदि सुबह और दोपहर में बच्चे को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता, और जब भोजन का समय है, भोजन का भी नियम होते हैं। आप भोजन करने के बाद, इसके जो स्टडीज़ बता रहा हूँ, जो साइंटिफिकल स्टडी हुई है, दोपहर का खाना खाने के बाद, मतलब लंच करने के बाद 45 मिनट का रेस्ट ले लो। रेस्ट मतलब पूरा एकदम आप सो जाओ, मतलब जैसे पैर को सीधा करके दंडासन में जैसे बैठते ना, ऐसे बैठ जाओ या रेस्ट ले लो कैसे भी आपको, जैसे आपका कंफर्टेबल लगती है। 45 मिनट, उसके बाद उठ के आप काम करके देखो, इतनी ज़्यादा आप जो भी काम करोगे इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। इसीलिए जितने भी आपका ऑफिस वगैरह होते हैं ना, उनमें कई जगह पे ऐसे होते हैं कि लंच टाइम को उन्होंने काफ़ी 1.5 घंटा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आधे घंटे में आप लंच करो, उसके बाद आप 1 घंटा आप रेस्ट ले लो, उसके बाद जब काम करना शुरू करते हो तो काम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कई कई जगह पे 1 घंटा, सवा घंटा से 1.5 घंटे तक आपका लंच टाइम देते हैं। देखोगे बैंक वगैरह जाओगे तो क्या बोलते हैं, 2 से 3 बजे तक आपका लंच टाइम है। तो क्यों देते हैं? 1 घंटा तो खाने में लगता नहीं है। खाने खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा आराम करते हो, उसके बाद अगर आप काम में आते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये सब करके देखो, तब देखो इतने टाइम में कितनी ज़्यादा मन लग जाएगा पढ़ाई में। ये सारे बड़े लेवल पर रिसर्च हुई है, होने के बाद हमारे योग के ग्रंथों में भी तो है ही, नेचुरोपैथी में तो सब कुछ बताया गया है, आयुर्वेद में भी बताया गया है, और अभी जब इसका पर शोध हुई है, ये सारे शोध, इसका परिणाम आपको बताया जा रहा है। तो इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। जहाँ पके हुए भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना, और या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल इत्यादि उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों का विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी, और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान अब सर्व समग्र अभियान या सर्व समग्र शिक्षा, और शिक्षा का अधिकार या ये अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे पहल के शिक्षा मतलब शिक्षा के एक अधिकार के रूप में रखा गया है। इसीलिए बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान यानी समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दे की ओर इशारा करते हैं। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के GER 90.9% है, जबकि
क्लास 9, 10 और 11, 12 के लिए 9, 10 के लिए 79.3 और 11, 12 के लिए 56.5% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में NSSO के 75वें राउंड हाउस होल्ड के सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है, 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आते हैं क्या ऐसे? हाँ जी, उसमें आपको डेटा दे देंगे ना कि इस समय आपका जो आंकड़ा हुआ था आपका 2017-18 के आसपास कितने बच्चे आपके, या आपको मैच द कॉलम में दे सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेवल को टफ करने होंगे क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो ऐसे डेटा को तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि यही डेटा तो आते हैं किसी न किसी रूप में। तो 6 से लेकर 17 वर्ष के बीच के उम्र के विद्यालय न जाना, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा ये सब चीज़ें तभी तो आप अच्छे से सब पूरा शिक्षा के योगदान में अपना योगदान दे सकते हो ना। अगर आपको डेटा ही नहीं पता रहेगा कि किस क्लास के कितने बच्चे किस समय निकल जाते हैं, किस समय तक कितने रूप में आपका मतलब बच्चे रहते हैं, कैसे बच्चे कम हो जाते हैं, तो आप पूरा सिस्टम में आप कैसे अपना पार्टिसिपेशन दोगे, जानना ज़रूरी होगा ना, इसलिए रखते हैं ना। इसलिए बताया गया कि 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को जो छोड़ देते हैं स्कूल, इनकी संख्या है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉप आउट दर भी कम करने होंगे। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा, इनमें व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास करने होंगे। कुल मिलाकर 2 पहल की जाएगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट से रोका जा सकता है। ये नई शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ी फोकस है। पहला, प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के इसके अलावा विशेष देखभाल की जाए। इनके प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल में किसी अवस्थापन की कमी न हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता पर फिर से स्थापित की जाएगी। विश्वसनीयता अभी जैसे काफ़ी हद तक लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल है, उसको फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन कर विस्तार करके जहां स्कूल नहीं है वहां अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर प्राप्त हो या अवसर मिले। प्रवासी मजदूरों के बच्चे और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट पे है, दूसरा यह है कि स्कूलों में
सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग करनी होगी। साथ साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित रहे। ड्रॉप आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। फाउंडेशन स्टेज से लेकर के कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों की समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी, जिससे शिक्षक हमेशा छात्र और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सके। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े सिविल सोसाइटी संगठन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूलों से जुड़े हो सकते हैं। जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा में जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा ताकि छात्र, विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी और उनके माता पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपना रुचि न खोए। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाए जहां ड्रॉप आउट दरें विशेष रूप से अधिक है, ताकि ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे आगे पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको ये ऐसे बच्चे कम से कम हो, बच्चे लगातार पढ़ाई करें। ये सरकार की लक्ष्य है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैक्सिमम पढ़ाई करें। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, इसको कहते हैं SEDG समूह पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS और राज्य के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ताकि ऐसे युवाओं को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। NIOS अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों का भी ऑफर करेगा, जैसे आपका A, B और C स्तरों की शिक्षा जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के इसके कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर हो। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10 और 12 के बराबर हो। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्य और पूर्व में स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको हम कहते हैं SIOS, इनको सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयुक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिए चलाया जाए। ये आपका नई शिक्षा पद्धति का नई शिक्षा जो आपका नीति 2020 का हिस्सा है।
दोनों सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल की अनुमति देने के लिए और स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केंद्रित होगा। इनपुट संबंधित विनियम कुछ विशेष क्षेत्र तक सीमित होंगे, जिनका अध्याय 8 में उल्लेख किया गया है। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक फिलैंथ्रोपिक साझेदारियाँ शामिल होते हैं। बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदायों से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे बहुत अच्छे टैलेंट भी सामने आते हैं और जो बच्चे ऐसा सिखाते हैं उनको आगे के जॉब के लिए भी बहुत हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के सामने ये रहेगा कि बच्चा बहुत अच्छे सिखाता है, दूसरों को भी अच्छे सिखाते हैं। इसमें शामिल है स्कूलों में एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना इत्यादि। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान बनाई जाएगी या पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। स्कूल में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। इसमें 5+3+3+4 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना शामिल है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 इस उम्र के विभिन्न पड़ाव पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियाँ, विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिज़ाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशन स्टेज 2 भागों में अर्थात आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के 3 साल, पहला प्री स्कूल के या आंगनबाड़ी के 3 साल, उसके बाद प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 और 2 में 2 साल, पहले आप देखो काउंट करना है इसको। आंगनबाड़ी में कितने साल? 3 साल। एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो। बच्चों के लिए पहला जो पार्ट है वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल क्या होगा? 3 साल होंगे। इसमें खाली बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, इसको खाली फैमिलियर करेंगे इससे। उसके बाद प्राथमिक स्कूल में कितना? कक्षा 1 से 2, इसमें 2 साल। उसके बाद 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित ये सारे आपका हो गया। प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या होगा आपका? कक्षा 3 से 5, ये सारे एग्जाम कंटेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें पूछे जा सकते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित। मिडिल स्कूल स्टेज, इसी को मैं बोल रहा था, आप लोग लिख लेना सारा चीज़ें, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम्स के लिए। मिडिल स्कूल स्टेज कक्षा 6 से 8 और 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित। और सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12, 2 फेज़ में, यानी पहले फेज़ में 9 और 10 और दूसरे फेज़ में 11 और 12।
14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित ये शामिल होंगे। और ये पार्ट आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको बार बार आप रिप्ले करके देखना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, ये आपका एकदम नई कंटेंट है जो आपको इस 2020 के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन की गई है। फिर आपका आता है फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित अध्ययन और ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र भी शामिल होंगे। कि इसमें आपको जो ऊपर देखा था हमने पैरा 1.2 में हमने जो अध्ययन किए थे। प्रिपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की होगी जो अभी बताया था, जो फाउंडेशन स्टेज की खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के फुल्के पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। और इस प्रकार ज़्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के ज़रिए, कैसा शैली होगा, संवादात्मक कक्षा शैली के ज़रिए अध्यापना की ओर बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे, इसको हम प्रोग्रेस करेंगे, जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे। मिडिल स्टेज में इसमें भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर इसमें काम शुरू होगी, जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी तब तक। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषय में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर संबंध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षाक्रमीय और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को इनको लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। विशेष रूप से यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स का चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे। इनको आप ख्याल रखना, इसको बार बार इसको देख कर इसको लिख लेना, इसको रिवीजन करना, ताकि ये आपको बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है जो 2020 के लिए एकदम नई चीज़ है। इसके पहले इनमें से ये सब चीज़ें नहीं थी, जो आगे आने वाले आपके समय में आपको दिखेंगे कि ऐसे हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से डेवलप की जाएगी। उपरोक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यक्रमीय और शैक्षणिक है, जिन्हें कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जिससे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों को सीखना हो सके। ये चरण राष्ट्रीय और शिक्षाक्रमों और सीखने सिखाने की रणनीतियों के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेगा, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक अवसंरचना पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आती है विद्यार्थियों का समग्र विकास। सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना होता है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि को
इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर पर एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यचर्या ढांचा और संपर्क तंत्र डेवलप या विकसित किया जाएगा। एनसीईआरटी इन अपेक्षित कौशलों की पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूल की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में उनके व्यवहार के लिए तंत्र शामिल करेगा। इसके बाद आती है आपका अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना। पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज के आधार पर समग्र खोज आधारित चर्चा, इसमें समग्र खोज आधारित चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित ये ऐसा लर्निंग पे, ऐसा अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सके। यह विषय वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा। सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियाँ होगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख को हम क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। फिर आती है आपका प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक अधिगम। सभी चरणों में प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा स्वयं करके सीखना, ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है कि स्वयं करके सीखने को आपका प्रमोट की जाएगी। स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा और कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में, जैसे आपका हम बोलते हैं हिस्ट्री इत्यादि, एक कहानी के रूप में अगर सुन लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे याद करने जाओगे तो लगता है कि सोशल साइंस पढ़ रहे कि कितना कठिन लगता है, लेकिन इसको स्टोरी की तरह लगोगे तो कितना अच्छा इजी बन जाती है। साथ ही विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान अधिगम प्रतिमान यानी लर्निंग आउटकम और वांछनीय अधिगम परिणाम के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षीय प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन होंगे। जहाँ भी उचित होगा वहाँ उन्हें दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मूलन किया जाएगा। आकलन के उपकरणों, जिसमें सीखने के रूप में इनके लिए ऐसा आकलन शामिल हो, इसको दिए गए वर्ग के हर विषय के अधिगम परिणामों, क्षमताओं, रुझानों के साथ इसके साथ भी संरेखित किया जाएगा। कला समन्वय, इसको आर्ट इंटीग्रेशन कहते हैं। कला समन्वय एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं, इनके अधिगम के आधार पर अधिगम के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ ज़्यादा आनंदपूर्ण बनेगी बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय होगा। इस अप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। खेल समन्वय एक और क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का
शिक्षण और प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व अनुशासन, टीम की भावना, जिम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सके। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा ताकि छात्रों को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित किए गए उनके अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है, क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएं भी बढ़ती है। फिर आता है कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलापन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों का चुनाव का विकल्प दिए जाएंगे। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना को अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सके। साल दर साल समग्र विकास और विषयों की पाठ्यक्रम के विस्तृत चुनाव इनका विकल्प का ना होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्टता होगी। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम, कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या एकेडमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होगी, जैसे अभी है ना आर्ट्स साइड, साइंस साइड, कॉमर्स साइड, इन सब को हटा करके ये एक नई चीज़ों को लाया जा रहा है जिसमें और अधिक चुनाव होंगे बच्चों के सामने। इसको आप अच्छे से रेडी करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पहले अभी तो हमारे पास था साइंस स्ट्रीम के बच्चे साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे साइंस नहीं पढ़ सकते, ऐसा था। तो इसको आप अच्छे से बार इसको पढ़ना, रिपीट करके इसको, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारा पहले नहीं था। अब क्या होगा, इसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम में आप ले सकते हो, जैसे या कोई सह पाठ्यक्रम, इसमें आर्ट्स, साइंस या आपका व्यावसायिक कोई होगा, एकेडमिक से हो सकता है, ऐसे कैसे ले सकते हो। पहले की तरह जो श्रेणी होती थी ना कि साइंस से आपका साइंस के बच्चे साइंस ले पाएंगे, साइंस के बच्चे आपका अगर किसी को फिजिक्स की पढ़ाई करनी है तो उसको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें पहले था। तो अब क्या होगा, उसको हटा करके बहुत ज़्यादा विकल्प दिए जा रहे हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से रेडी करोगे तभी आप इसका कोशिश कर पाओगे एग्ज़ाम में। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण और क्या सुरक्षित, रुचिपूर्ण भी होना चाहिए और सुरक्षित भी होना चाहिए, क्या है और क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके बाद आती है 10th पार्ट। स्कूल शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है कि छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, या ऐसे कोर्स जिनमें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है ताकि अधिक विषयों का एक्सपोजर मिले और अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीके से ध्यान देना चाहिए। इसमें हम देखते हैं, इसके बाद आती है आपका बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। आज हम यहाँ तक किया हमने, कल हम आपका 11 पॉइंट्स हम करेंगे। इसको आप अच्छे से रेडी कर लेना, क्योंकि इसे रेडी करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नई चीज़ें है ये, पहले जो जितने भी हमारे एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी
उनसे हट के नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपको अच्छे से पूरा याद करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।